ताबिश की पेशानी पर बेशुमार सिलवटें नमूदार हुई थी। वो बस अब उससे मिलने का मुंतजिर था। सुबह होते ही उन्होंने सबको अपने गार्ड्स के साथ हवेली रवाना किया था। और उन्हें जल्द वहां आने की तसल्ली दी थी। इन सब में ज़ैनब अपनी खौफ ज़दा सी वीरान आंखों से आबान को देखे जा रही थी। जाने दिल में क्यों इतना खौफ पैदा हो रहा था। आबान ने उसकी जानिब एक निगाह डाली थी। उसकी खौफ से बड़ी आंखों से निगाह टकराई थी, जिनमें अजीब वहशत नुमाया हो रही थी। जिनसे आबान ने निगाह चुराई वो कितना यकीन दिलाता उसे, लेकिन शायद वो सही कहती थी कि जब तक कोई इंसान उसकी निगाहों के सामने ख़त्म नहीं होगा, उसे यूं ही उसका खौफ सताता रहेगा। मैं चाहती हूँ उसे बताऊँ कि मुझे खौफ आता है उसे खोने से, उसके दूर जाने से। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, लेकिन मैं उसके बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकती। मेरा दिलो दिमाग अज़ियत में मुब्तला है, मेरी आंखें उदास हैं, उनमें छाई वहशत एक दास्तान बयान करती है। मैं चाहती हूँ उसे बताऊँ कि मुझे खौफ आता है। वो नम आंखों से उसे देखती गाड़ी में बैठ गई थी। उनके रवाना होते ही आबान ने सुलेमान का नंबर मिलाया। वहाँ पहुँचते ही मुझे इन्फॉर्म करना, हम भी निकलने वाले हैं। मुझे सर कहता अपने बंदों को लिए निकल गया था। उनकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई थी और वो दोनों भी ताक लगाए उसके बाहर निकलने के मुंतज़िर थे। हसन को सेठ ने खबर की हुई थी कि उसका ख़ास बंदा उसे रिसीव करने आएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। अपने नाम का बोर्ड देखकर हसन मलिक बड़ी शान से उस आदमी की जानिब गया था। सेठ साहिब ने भेजा है तुम्हें? जी सर। उसके सर हिलाते ही हसन मलिक उसके साथ चलने लगा। बाहर गाड़ी के करीब पहुंचते पीछे से एक आदमी ने उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाला था। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मुझे। वो अपने हाथ पांव चलाता मुसलसल मज़ाहिमत कर रहा था। पीछे से एक आदमी ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांधे और उसे गाड़ी में धकेला था। इस सारी सूरत हाल में वो दोनों गाड़ी में बैठते उसे अपने बचाव के लिए तगदो करते देख रहे थे। छोड़ो, कौन हो तुम लोग? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो चीखता पागल हो रहा था। दूसरे 3 आदमी कान सीए उसके साथ बैठे रहे। उनकी गाड़ी इस बिल्डिंग के करीब रुकी जहाँ सेठ को रखा गया था और उसे बाहर निकाल कर उसी कमरे में ले जाकर कुर्सी पर बांधा गया जहाँ सेठ इतने दिनों से बंधा हुआ था। सेठ उसे देखकर एक बार फिर से फड़फड़ाने लगा था। उसका यहाँ मौजूद होना मतलब अब उन दोनों को मरने से कोई नहीं बचा सकता था। एक आदमी ने आगे बढ़ते उसके चेहरे से मास्क खींचकर उतारा और उसके चेहरे पर 2-3 थप्पड़ लगाए थे। हसन मलिक की रफ्तार से बौखलाता परेशान हो गया था। आखिर मैंने क्या किया है? क्यों मार रहे हो मुझे? वो आदमी अब जा चुका था। सिर्फ उसकी ज़बान बंद करवाने के लिए उसे डरा कर गया था। हसन मलिक की नज़र सामने लहूलुहान और बुरी हालत में बंधे सेठ पर पड़ी और उसे लगा उसकी आंखों के सामने दुनिया घूम गई हो। सेठ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या है? उसकी ज़बान हकलाई थी। मैं बताता हूँ तुम्हें। ताबिश पूरी कुव्वत से धाड़ते उसके करीब गया था। ताबिश मलिक, आप यहाँ? अब उसका दिमाग काम करना शुरू हुआ था। उसे समझ आने लगी थी कि क्यों उसको इतनी जल्दी वापस बुलाया जा रहा था। हालांकि वो अपनी जानिब से पूरा बंदोबस्त करके आया था अपना, लेकिन ये नहीं जानता था जो इतने बड़े माफिया के आदमी को पकड़ सकते हैं तो हसन मलिक की तो कोई औकात ही नहीं है। वो तो बस एकदम छल्ला है, उनका पालतू कुत्ता जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। क्या सोचा था तूने? तू बच जाएगा इतनी गलीज हरकत करके? तुझे शायद अभी ताबिश मलिक की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। ताबिश अपनी लाल अंगारा वहशत से भरी निगाहों से उसे घूरता चिल्लाया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सब इसका किया धरा है। इसने मुझे मजबूर किया था ज़ैनब को उसके पास छोड़ने के लिए। हसन मलिक फक चेहरा लिए कांपते लहजे में बोला, बकवास बंद करो अपनी बेगैरत आदमी। तुम्हारी असलियत से वाकिफ़ हूँ मैं। आबान, जो इतनी देर से खामोश था, सामने आया और अपनी बेताशा सुर्ख आंखों से उसे देखता गराया था। ताबिश, इस शख्स को छोड़ना नहीं, उसे वही अजियत दो जिसने ज़ैनब को दी थी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या करने वाले हो तुम लोग मेरे साथ? उन दोनों को सामने देखकर उसकी आंखों में खौफ सा समाया था। पेदर पे उसके चेहरे पर ताबिश ने अपने भारी हाथ के थप्पड़ मारे थे। उसका हाथ इतना ज़ोरदार था कि उसके कानों में से खून रिसने लगा था। हसन मलिक की चीखें निकल गई थी। उसने अपने बचाव के लिए मारने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन पीछे से आबान ने उसके इस बाजू में अपना बाजू हाइल करते उसे पीछे की जानिब एक ज़ोरदार झटका दिया कि कड़क की आवाज़ से उसका बाजू एक जानिब ढलक गया था। उसकी दिलसोज चीखों ने उस सुनसान बोसीदा बिल्डिंग की दरो दीवार को हिला के रख दिया। उसकी चीखों पुकार के बावजूद ताबिश उस पर विपरे शेर की तरह टूट पड़ा था। उसे मारते मारते वो हाँफने लगा था, लेकिन गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था।
उसके सीने पर अपना भारी पाँव रखते उस पर अपना दबाव बढ़ाने लगा कि उसकी इस हरकत से हसन मलिक बिलबिला उठा था। आबान ने आगे बढ़ते उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर पीछे खींचा था। रुक जाओ ताबिश। जबकि ताबिश उसे खूनखार आंखों से देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी उसके जिस्म में सारी की सारी गोलियां घुसेड़ दे। तुम कौन हो? अपने मुंह से निकलते खून को साफ करता थोड़ा सीधा होता बोला था। हाँ, इतनी जल्दी भूल गए। आबान की आंखों में एक अनोखी सी चमक थी जिसे देखकर हसन मलिक को खौफ आने लगा था। होश में आओ ताबिश, ये शख्स हमें जिंदा चाहिए। इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता मैं इसे अभी और तड़पाना है। उसकी आवाज़ से हसन मलिक जो अधमुआ हो चुका था पाँव मारता तड़पने लगा था। मुझे छोड़ दो, मैं ज़ैनब से माफ़ी मांग लूँगा, मुझे बख्श दो, मुझे मत मारना। उसकी बकवास से अब की बार आबान मलिक को अपना सब टूटता हुआ महसूस होने लगा था। कब तक वो खुद पर जबर करता। उसने घबराते उसको झंझोड़ दिया था। बकवास बंद करो अपनी इस गंदी ज़बान से। दोबारा उसका नाम लिया तो जान ले लूँगा तुम्हारी। वो एक जुनून के आलम में धारा था। उसके मुंह से दिलखराश चीखें निकलने लगी थी। उसकी हालत इस वक्त काफ़ी बुरी हो गई थी। बाजू टूट चुका था जो एक जानिब लटक गया था। पूरे बदन से खून बह रहा था। उसकी इतनी बुरी हालत को देखते सेठ की हालत ख़राब होने लगी थी। उसका दम भी घुटने लगा था। चेहरे पर पसीना नुमायां होने लगा था। आबान ने उसे उठाते वापस कुर्सी पर बांधा था। खौफ से हसन मलिक का रंग नीला पड़ने लगा था। आबान चौधरी ने अपनी पॉकेट से मिनी चाकू निकाला और उसके करीब जाते उसके चेहरे से गर्दन तक चाकू फेरा था। खौफ के मारे हसन मलिक अगला सांस लेना भूल गया था। अरे घबराओ नहीं, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा तुम्हें, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जान लूँगा। जिस तरह तुमने एक मासूम को अजियत दी उसी तरह कहते हैं। आबान ने उसकी गर्दन के करीब एक गहरा कट लगाया था जहाँ से एकदम खून का फुहारा फूट पड़ा था और हसन मलिक दर्द और तकलीफ से चिल्लाता वहीं बेहोश हो गया। आबान चौधरी ने आज तक उसे निगाह उठाकर ना देखा था, लेकिन वो अजियतनाक लम्हा आज भी उसकी निगाहों में गर्दिश करता था। जब वो आधी रात को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा उसकी चीखें सुन रहा था, वह अजियतनाक लम्हा जब उसने ज़ैनब के कमरे में उसे पुरसकून करने के लिए रात गुजारी थी, जब वो रोते उसके कंधे से लगी थी, तब आबान चौधरी की निगाह उसके कंधे पर पड़ी थी जहाँ गहरे कट के निशान थे और ऐसे कई निशान उसके बाजू, कंधे और हाथों पर भी मौजूद थे। वो कैसे चैन से रह सकती थी? उस मासूम ने तो जाने कितनी रातें मोहब्बत के नाम इस वहशी के साथ गुजारी थी। उसका दिल इस दिन सही मायनों में कांप कर रह गया था। उसे ज़ैनब से निकाह करने पर एतराज़ नहीं था क्योंकि वो तो वैसे भी अकेला अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन ज़ैनब से निकाह से इनकार की बड़ी वजह उसके अंदर छुपा डर और खौफ था जो वो सबको देखकर महसूस करने लगी थी। आबान चौधरी ने उसे अपनी बार बार साथ होने का यकीन दिलाकर इस काबिल बनाया था कि वो एक बार फिर से ज़िंदगी की जानिब लौट आई थी। उससे ज़्यादा और उसे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो जानता नहीं था कि वो पगली तो कब से अपने मसीहा को दिल दे बैठी है। वो लोग बाहर निकलने लगे थे कि आबान ने पीछे मुड़ते सेठ के सफ़ेद पड़ते चेहरे की जानिब देखा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं देंगे, कहता वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराता वहाँ से निकल गया। वो खौफज़दा सा पीछे बैठा उन चार दीवारों को देखने लगा जहाँ लगता था जाने कितना अरसा बीत गया उसे यहाँ रहते हुए। आबान बाहर निकलते सलमान से गोया हुआ था। सलमान, अब इस बुढ़े की हमें कोई ज़रूरत नहीं रही, इसका काम तमाम, आज रात ही उसे ख़त्म कर दो और हसन मलिक के सामने, ताकि उसका दिमाग खौफ और अजियत से झंझना उठे। मैं चाहता हूँ कि उसने जो अजियत हमें दी है वही उसे भी मिले। जब तक मैं वापस नहीं आता उसे रोज़ अच्छी डोज दी जाए। उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर ज़ख्म मौजूद ना हो। उसको इतनी तकलीफ़ दो कि वो ज़हनी अजियत में मुब्तला हो जाए। मैं चाहता हूँ उसकी जान इतनी आसानी से न निकले। उसे ऐसी मौत देना चाहता हूँ कि वो कांप उठे। वो धुआं चेहरा लिए उसे देखता बोल रहा था, दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना देना उसे और पानी भी सिर्फ एक मरतबा ताकि वो ज़िंदा रह सके। चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती लिए वो कहते बाहर निकल गया था। ताबिश बाहर गाड़ी में बैठा उसका मुंतज़िर था। अब आगे का क्या प्लान है? ताबिश ने सामने देखते उससे इस्तफसार किया। अपार्टमेंट जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करते हैं और हवेली के लिए निकलते हैं। अभी मुझे वहाँ बहुत कुछ सुधारना है। तुम्हारा काम तो यहाँ तक था, लेकिन मेरा हाल अब बुरा होने वाला है। मेरी बीवी मुझसे सख्त नाराज़ होगी, मेरी बेटी मुझसे सख्त नाराज़ होगी और अम्मा साईं वो तो क्या पता मुझसे बात तक ना करें। ताबिश ने मुस्कुराहट दबाते सर हिलाया और गाड़ी अपार्टमेंट की जानिब मोड़ दी।
ज़ैनब सारे रास्ते उदास और खामोश रही थी। उसकी ये खामोशी निम्रा को भी बहुत महसूस हुई, लेकिन वो खामोश रही। उसके दिल की कैफियत से वो बखूबी आगाह थी। गाड़ी अंदरून हवेली दाखिल हुई तो हवेली के बाहर जश्न सा समा था। सब लोग इकट्ठे हुए थे। हवेली में जश्न का समा था। हवेली का वारिस आया था। आज पहली बार लोगों का रश लगा हुआ था। गांव के तमाम लोग अपने सरदार के पोते को देखना चाहते थे। लोगों का एक हजूम था जो उनका इस्तकबाल करने के लिए फूल लिए खड़ा था। आबान चौधरी की पहली औलाद ने आज पहली बार हवेली कदम रखा था। ये कोई छोटी बात ना थी। वो लोग गाड़ी से बाहर निकले तो लोगों ने उन पर फूलों की बौछार कर दी थी। निम्रा की आंखें हैरत से फैल गईं। दूसरी जानिब ज़ैनब की भी हालत इस जैसी ही थी। उसने कहाँ देखा था इतने लोगों को एक साथ कभी। हरम और मुस्तफ़ा खुशी से उछलते फूलों को पकड़ रहे थे। मरियम बेगम और हसन साहिब अंदरून हवेली से खास उनके इस्तकबाल के लिए बाहर खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम बिग बी। मुस्तफ़ा जोश से आगे बढ़ता उनकी टांगों से चिपका था। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा पुत्र। माँ सदके अपने पुत्र के। मरियम बेगम ने उसे सीने से लगाए उसकी बनाए ली थी। हसन चौधरी ने भी आगे बढ़ते उसे अपने सीने से लगाया था। मेरा शेर। उन्होंने हज़ारों के नोट पकड़कर उस पर वार दिए थे। मेरा शहजादा, आ जाओ मेरे पुत्र, मेरे सीने से लग जाओ ताकि मेरे सीने में ठंड पड़ जाए। अपने पुत्र को साथ लगाकर मरियम बेगम आगे बढ़ते सनाया बेगम से मिली थी और बारी बारी सबसे। निम्रा और ज़ैनब के माथे पर लब रखी और खुश मिजाजी से उन्हें लिए अंदर दाखिल हुई थी। हवेली मुलाजमों से भरी पड़ी थी। उनके बैठते ही उनके सामने मुख्तलिफ किस्म के मशरूब रखे गए थे और लेकिन वो सब तो हवेली की खूबसूरती और चकाचौंध देखकर ही उसके असीर हो गए थे, जो आंखों को चुंधिया देने वाली थी। हवेली के बाहर की बिल्डिंग बहुत पुराने तर्ज की थी, लेकिन उसको अंदर से इस तर्ज से तामीर किया गया था कि उसकी खूबसूरती देखने वाले को हैरान कर देती। खाओ बेटा, हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ही घर समझो। सनाया बेगम के करीब बैठते वो खुश उसलूबी से गोया हुआ। छोटू अब्बास भी करो, मुझसे भी मिल लो। फजर मुंह फुलाए बोली तो मुस्तफ़ा हसन चौधरी की गोद से निकलता भागता उसके करीब गया था। उसकी गिर्द अपने बाजू हमाइल कर लिए। मेरी प्यारी आपो, आई मिस यू सो मच। आई मेरा प्यारा कार्टून। फजर ने मुस्कुराते उसे देखा था। दादी साईं, ये कौन है? मैंने इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। फजर ने ज़ैनब और निम्रा के करीब जाते इस्तफसार किया था। ज़ैनब का सांस सीने में अटका था। बेटा, ये आपके बाबा की कज़न है। बाबा नाम सुनकर ज़ैनब की आंखों में जाने क्यों नमी बढ़ने लगी थी। वो बच्ची भी खूबसूरत थी और आबान से काफ़ी हद तक मुशाबहत भी रखती थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप इतनी खामोश क्यों हैं आंटी? ज़ैनब जो अपनी सोच में थी गड़बड़ाकर उसकी जानिब देखने लगी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। उसके खूबसूरत नैन नकुश बिल्कुल आबान जैसे थे। हेलो प्यारी गुड़िया। फजर ने आगे बढ़ते हरम की जानिब हाथ बढ़ाया था। हरम ने एक नज़र उसकी जानिब देखते अपनी माँ को देखा। आ जाओ प्यारी, मैं आपको चॉकलेट देती हूँ और मेरे पास बहुत टॉयज़ भी हैं, उनसे खेलते हैं। हरम हाथ उसकी जानिब बढ़ा गई थी। फजर उसे उठाते मुस्कुराते अपने कमरे की जानिब जाने लगी। दादी जान, मैं गुड़िया को छोटू को अपने रूम में लेकर जा रही हूँ। पुत्र, बच्चे को कुछ खा तो लेने दो। मरियम बेगम मुस्कुराते हुए गोया हुई। मैं बाद में खाऊंगा दादी जान आपके साथ। उसके इतनी मोहब्बत से कहने पर उनकी आंखें नम हो गई थी। चलो मेरे बच्चों, आराम से खाना खा लो और फिर मुलाजमा आपको आपके कमरों में छोड़ आती है। उनकी बात सुनते उन्होंने इस बात में सर हिलाया और फिर जल्द ही वो लोग आराम करने कमरों में चली गई थी। ज़ैनब और निम्रा एक ही कमरे में थी। ज़ैनब, सोचो अगर ये कमरा इतना खूबसूरत है तो आबान भाई का कमरा कितना प्यारा होगा। निम्रा इश्तियाक से आंखों में चमक लिए कमरे में घूमती हुई बोली। निम्रा ने जहाजी साइड बेड पर लेटकर तकिए पर सर रख के आंखें मूंद ली थी। सारा ध्यान इस वक्त वहाँ मौजूद इन दोनों पर था। निम्रा भी साथ आकर लेट गई और जल्द ही दोनों नींद में चली गई थी। सनाया बेगम भी अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। मुस्तफ़ा और हरम फजर के साथ खेल रहे थे। हरम थक कर सो गई थी जो अब आराम कर रही थी और मुस्तफ़ा भूख का एहसास होते बाहर अपनी बीजान के हाथ से खाना खा रहा था। जल्द उसे भी नींद ने घेर लिया। मरियम बेगम के साथ लगी वो नींद की वादी में खो गया था। मरियम बेगम बैठी उसको मोहब्बत पास निगाहों से तके जा रही थी जब हसन चौधरी कमरे में दाखिल हुए थे। छोटा चौधरी सो गया है, माशाअल्लाह, मेरा शेर है ये। उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरते वो आंखों में नमी लिए बोले।
सच कहा है किसी ने, खून में बड़ी ताकत होती है। चाहे जितना मर्जी दूर क्यों ना हो, अपना खून एक दिन लौट कर आता है अपने पास। ऐसा लगता है जैसे यहाँ हमारे साथ ही रहा हो, कभी दूर गया ही ना हो। मरियम बेगम ने भी सर हिलाते उनकी जानिब देखा था। मैं बताने आया था, तुम्हारा लाडला आ रहा है, रास्ते में है, जल्द पहुंच जाएगा। फजल का भी चेहरा खुशी से खिल उठा था। वाओ, बाबा आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत नाराज़ हूँ उनसे और बात भी नहीं करूँगी। 2 महीने बाद आ रहे हैं वो, हमारी तो याद ही नहीं आती उनको। आ लेने दो, आज उसे कोई बात नहीं करेगा उनसे, वो मसनूई सा गुस्से में बोली। अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहिब, उसने ये दिन दिखाया। मुझे तो लगा था कभी अपने पोते को देख ना सकूंगी। बस एक बार सब फिर से मिलकर खुशबाश रहने लगे। मेरे बेटे की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं, जो हमारे किए की सज़ा काट रहा है। वो आंखों में नमी लिए बोली थी। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, मेरे खुदा ने चाहा तो। जारी है दोस्तों, उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।